अमेरिका के लिए कितने उपनाम इस्तेमाल किए जाते हैं? सुपर पावर अमेरिका, महान शक्ति अमेरिका, महान देश अमेरिका, सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका। लेकिन अमेरिका को अगर धोखेबाज कह दें, अमेरिका को अगर शांति का सबसे बड़ा दुश्मन कह दें और यह कहे कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, और ईरान युद्ध में अमेरिका ने धोखेबाजी की है, गद्दारी की है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? और सिर्फ ईरान युद्ध में नहीं, अमेरिका के पूरे कैरेक्टर को देखेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक, 1945 के बाद से 2026 तक। ईरान के साथ जो अमेरिका कर रहा है वो अमेरिका की फितरत है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया अमेरिका को महान क्यों कहती है? चलिए ईरान से ही शुरुआत करते हैं। हर बार ईरान से बात करने और डील करने की बात होती है और फिर बातचीत के दरमियान ही अमेरिका अटैक कर देता है, और इस बार भी वैसा ही हुआ। अमेरिका ने ईरान पर धोखे से हमला किया। अमेरिका जब जब शांति की दलील देता है तब तब पर्दे के आड़ में धोखे का खेल खेलता है। ट्रंप बार बार कहते हैं कि ईरान से वार्ता चल रही है, चंद घंटों में डील होने वाली है, डील पर साइन होने वाली है, लेकिन इसी बीच अचानक खबर आती है कि अमेरिका ने ईरान पर बहुत बड़े अटैक किए हैं। यानी जब जब वार्ता तब तब वार, यही है अमेरिका का असली चेहरा। अमेरिका का ये दोहरा खेल बेनकाब हो रहा है, जिसमें बात भी जारी है और बमबारी भी जारी है। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका ने ईरान के पास साथ दगाबाजी की है। अब अगर इस तस्वीर को आप देखेंगे, अप्रैल 2025 ओमान की मध्यस्थता बातचीत चल रही थी, अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिका ईरान में जून में 12 दिन की लड़ाई हुई। फरवरी 2026 में जिनेवा में यूएस ईरान में शांति वार्ता चल रही थी, लेकिन अमेरिका ने 28 तारीख को हमला कर दिया और अब संघर्ष को 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। जून 2026 डील को लेकर दोनों के बीच बातचीत चल रही थी, लेकिन अमेरिका ने फिर से ईरान पर हमला किया और इस बार 3 से 4 ठिकानों पर लगातार बमबारी की गई। अगर आप टाइमलाइन देखेंगे तो 2013 से 15 के बीच बातचीत हुई ईरान अमेरिका के बीच में, जहां JCPOA साइन किया गया, लेकिन 2019 में ईरान ने हमला किया। अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए। 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई। 2021-22 में भी बातचीत के दरमियान परमाणु सौदे को पुनर्जीवित करने की कोशिश हुई। 2023 में ईरान के परमाणु ठिकानों पर साइबर हमला किया गया। 2024 में भी हम किया गया सीरिया में ईरानी ठिकानों पर अटैक। 2025 में 12 दिन की लड़ाई हुई। 2026 में लड़ाई अभी जारी है, जिसको 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। दरअसल वर्तमान में अमेरिका ईरान में डील की बात चल रही है। अंदर खाने बात यह थी कि जून के महीने में या फिर एंड में डील पर कभी भी सहमति बन जाएगी। खबर यह भी थी कि शायद जून से लेकर जुलाई तक अमेरिका और ईरान में बात बन जाए और इस दरमियान कोई हमला नहीं होगा। लेकिन जब जब शांति की बात होती है, अचानक से मामला फिर से पलट जाता है। अमेरिका हथियार लेकर आता है, मिसाइल लेकर आता है और ईरान को दहला जाता है। ईरान के 3 से 4 शहरों में भारी बमबारी की गई है। इस बमबारी के बाद यह तो फिक्स है कि डील की बात तो नहीं होगी, और जो डील जून और जुलाई महीने में हो सकती थी, उस पर मामला और खिंच सकता है। यानी जंग और बढ़ेगी, दायरा और बढ़ेगा। उधर ईरान ने भी कह दिया है कि दुश्मन ने जो हमला किया है उसका करारा जवाब दिया जाएगा, और ऐसा हमला होगा कि अमेरिका और दुश्मन देश संभल तक नहीं पाएंगे। फिर ईरान ने यह करके दिखा दिया। मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी बेस हैं, सब पर अटैक शुरू कर दिया। कुल मिलाकर कहें तो हर बार की तरह अमेरिका ने वही किया है जो अब तक करता आया है। धोखा देना अमेरिका का डिप्लोमेसी है। 2 हफ्ते के युद्ध विराम की घोषणा के बाद अप्रैल में पाकिस्तान में पहली बार अमेरिका ईरान वार्ता हुई, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। फिर भी ट्रंप ने युद्ध विराम को अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ाया और नाकेबंदी जारी रखी। 28 मई 2026 को अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों ने 60 दिन का एक अस्थायी MOU तैयार कर दिया। सीजफायर बढ़ाने और परमाणु वार्ता शुरू करने पर चर्चा की बात कही गई, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इसको मंजूरी नहीं दी थी। इस डील में होर्मुज को खोलना, ईरान को तेल बेचने की आजादी देना और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शामिल थी। दुनिया को लग रहा था शायद अब शांति की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन तभी पहले इजराइल ने सीजफायर तोड़ा, फिर लेबनान में फायरिंग की और फिर ईरान ने लेबनान का बदला लिया और इजराइल को धुआं-धुआं कर दिया। और इस बीच जब अमेरिका इजराइल को कह रहा था कि आप ईरान पर हमला नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे, क्योंकि हमारी बातचीत ईरान के साथ जारी है, आपके हमले से पीस डील डीरेल हो सकती है, इतना सब कुछ कहने के बाद
अमेरिका ने ही ईरान पर हमला कर दिया। तो जाहिर सी बात है, धोखा देना अमेरिकन की डिप्लोमेसी का हिस्सा है। ईरान जंग तो आज की बात हो गई, इससे पहले भी यह काम अमेरिका कर चुका है। अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, ईरान में युद्ध और बांग्लादेश में ऐसी स्थिति कर चुका है जिसकी तस्वीर आपने देखी है। जहां जहां अमेरिका के कदम पड़े वो देश आर्थिक तबाही की ओर चला गया। और अमेरिका हर बार यही कहानी कहता है कि वो दुनिया की भलाई के लिए काम कर रहा है। इतिहास में एक पैटर्न बार बार दिखता है। अमेरिका ने जब भी किसी देश पर हमला किया, उससे पहले या तो बातचीत का नाटक किया, झूठा बहाना बनाया, दुनिया को गुमराह कराया, या उस देश पर गलत आरोप लगाया। अमेरिका यह दिखाना चाहता है कि उस देश की स्थिति ठीक नहीं है, वो देश दुनिया के लिए मुफीद नहीं है, उसे वहां पर अटैक करने का अधिकार है। और ऐसे कई सारे एलिगेशंस भरे पड़े हैं जहां पर अमेरिका ने फॉल्स एलिगेशन लगाकर युद्ध की शुरुआत की और दुनिया के कई देशों में भयंकर तबाही मचाई। लेकिन एक बात यहां अमेरिका को पता होनी चाहिए कि ये ईरान है, ये अफगानिस्तान, वियतनाम और सीरिया नहीं। आपको याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान पहले ही बुरी तरीके से कमजोर हो चुका था। उसके कई शहर पारंपरिक बमबारी से तबाह हो चुके थे। नौसेना लगभग खत्म हो चुकी थी और जापानी नेतृत्व के कुछ हिस्सों में आत्मसमर्पण की बात चल रही थी। अमेरिका ने जापान के सामने पोट्सडैम डिक्लेरेशन जुलाई 1945 में आत्मसमर्पण की शर्तें रखी। इस घोषणा में यह साफ नहीं बताया गया कि अगर जापान ने मना किया तो परमाणु बम गिराया जाएगा। जापान को तत्काल और पूर्ण विनाश की चेतावनी दी गई, लेकिन किस हथियार से, ये जानकारी अमेरिका ने नहीं दी। जापान ने पोट्सडैम घोषणा को शुरू में अनदेखा किया, जिसके बाद 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया और लाखों लोग मारे गए। इसे हैवानियत कहते हैं और आज तक वहां विनाश के सबूत हैं। यह सच है, दुनिया में कई देशों के पास परमाणु हथियारों का जखीरा मौजूद है, लेकिन आज तक सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ने ही इसका इस्तेमाल किया। यानी जो देश ये कहता है कि ईरान के पास परमाणु हुआ तो पूरे विश्व को खतरा होगा, लेकिन ईरान ने अभी तक तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो क्या अमेरिका के परमाणु हथियार पूरी दुनिया के लिए खतरे का सबब नहीं है? जो अमेरिका जापान में परमाणु बम मार सकता है, क्या वो दूसरे देशों में परमाणु हमले नहीं कर सकता है? अमेरिका ने तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल तक किया है, लेकिन आज तक उस पर कोई ठोस सैंक्शन नहीं है और ना ही यूएन का कोई कानून अमेरिका पर लागू होता है और ना ही अमेरिका किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानता है। और आज भी मिडिल ईस्ट में ईरान के ऊपर टॉर्चर, अत्याचार सिर्फ एनरिच्ड न्यूक्लियर को लेकर, एटम वेपन को लेकर। चलिए आपको बताते हैं कि किस किस देश ने कब कब अमेरिकन को झटका दिया। 1953 में अमेरिका ने सोवियत प्रभाव को रोकने का प्रयास किया ईरान के जरिए और अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया। CIA समर्थित ऑपरेशन करवाए और मोहम्मद मुसद्दक की जो सरकार थी 1953 में ईरान में जो चल रही थी उसको गिरा दिया और वहां की सरकार को गिराकर अपना एक व्यक्ति बिठाया जिसका नाम था शाह मोहम्मद रजा पहलवी। और अमेरिका ने दशकों तक ईरान में तेल का काम किया अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज के जरिए। 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद फिर से दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए और आज भी अमेरिका और ईरान में वही दुश्मनी देखी जाती है। अब आ जाइए आप इराक। अमेरिका ने दावा किया कि इराक के पास विनाशकारी हथियार है। 2003 में सैन्य अभियान शुरू कर दिया गया। सद्दाम हुसैन की सरकार गिरा दी गई, लेकिन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD मिला ही नहीं आज तक, जिसे सद्दाम हुसैन पर की गई कार्रवाई पर आज तक सवाल उठाए जाते हैं। युद्ध के बाद इराक लंबे समय तक अस्थिरता और हिंसा से जूझता रहा और आज भी वही हालात हैं। अफगानिस्तान आ जाइए। 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। तालिबान सरकार को सत्ता से हटाने और अमेरिका ने नई सरकार और सुरक्षा बलों को खड़ा करने का वादा किया। 20 साल बाद अमेरिकी सेना वापस चली गई, लेकिन वापसी के कुछ ही मिनटों के बाद तालिबान सत्ता में काबिज हो गया। या यूं कहिए कि अमेरिका तालिबान को ही वहां की सत्ता की चाबी देकर अफगानिस्तान से भाग खड़ा हुआ। जापान आ जाइए।
जापान को हराने के लिए अमेरिका ने निर्णायक कदम उठाए। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। जापान ने आत्मसमर्पण किया, युद्ध समाप्त हुआ। इसके बाद अमेरिका ने जापान का पुनर्निर्माण में भूमिका निभाई। जापान बाद में अमेरिका का प्रमुख सहयोगी भी बना। लेकिन क्या परमाणु बम का इस्तेमाल होना चाहिए था? और जब एक कर लिए, एक परमाणु बम पटकने के बाद आपको पता है उसके इंपैक्ट क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। उसके बाद दूसरे एटम बम का इस्तेमाल किया। इसका मतलब यह है कि उस समय अमेरिका की सरकार में जो लोग थे वो फेनेटिक थे, सनकी थे। उनको इंसानों को जिंदा जलता भुनता देखना अच्छा लग रहा हो, मजा आ रहा हो। क्या इस माइंडसेट के साथ अमेरिका पूरी दुनिया में रूल करना चाहता है? वियतनाम आ जाइए, अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। सालों तक लड़ाई चली, भारी जनहानि हुई। अमेरिकी सेना ने बड़े पैमाने पर सैन्य ऑपरेशन चलाए, बहुत पैसा खर्च किया। लेकिन घरेलू विरोध बढ़ने के बाद अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। वियतनाम एकीकृत होकर कम्युनिस्ट शासन के अधीन आ गया। अब आप आ जाइए लीबिया। 2011 में गद्दाफी विरोधी विद्रोह के दौरान अमेरिका और नेटो यहां सक्रिय हुए। उद्देश्य यह था नागरिकों की रक्षा और सैन्य दबाव बहाना बताया जाए, लेकिन गद्दाफी शासन का अंत किया जाए। हालांकि इसके बाद लीबिया कभी स्थिर नहीं हो पाया और लीबिया लंबे समय तक गुट संघर्ष और अराजकता में फंसा रहा। अब आप आ जाइए सीरिया। सीरिया का केस तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अमेरिका ने आईएसआईएस के खिलाफ अभियान चलाया, कई स्थानीय गुटों और कुर्द बलों को समर्थन दिया। क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बनी रही। नीतियों में बदलाव से सहयोगी में असंतोष पैदा हुआ। सीरिया आज भी कई विदेशी शक्तियों के प्रभाव का मैदान बना हुआ है। और इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि सीरिया में उसी को राष्ट्रपति बना दिया गया जो आईएसआईएस का टेररिस्ट था और जिसने 2 अमेरिकी सैनिकों के सिर काटे थे। और फिर व्हाइट हाउस बुलाकर उस व्यक्ति को जो आईएसआईएस में थे और अब सीरिया के राष्ट्रपति हैं, उनको रेड कारपेट दिया गया। यानी कि अमेरिका अपने सोल्जर्स का भी सम्मान नहीं करता है, या डोनाल्ड ट्रंप अपने सोल्जर्स के सम्मान नहीं करते। बांग्लादेश आ जाए। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान यूएस ने पाकिस्तान के साथ संबंध बनाए और 7th फ्लीट उतार दिया समंदर में। इससे बांग्लादेश में अमेरिकी नीति की आलोचना हुई और 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन में अमेरिका की भूमिका बताई जाती है। अमेरिका पर पर्दे के पीछे प्रभाव डालने के आरोप लगे। हालांकि अमेरिका ने ऐसे आरोपों को खारिज किया है, लेकिन बांग्लादेश की राजनीति में बाहरी प्रभाव को लेकर आज भी बहस जारी है। और दुनिया इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर भी दावा करती रही कि जो केयरटेकर सरकार है, जिसके कर्ता धर्ता मोहम्मद यूनुस हैं, वो सीआईए के लिए काम करते हैं। तो कहानी कुल मिलाकर यह है कि हर बार अमेरिका ने कोई ना कोई आरोप लगाया, कोई ना कोई नई कहानी समझाई, उसके बाद उस देश में एंट्री मारी, फिर वहां दादागिरी की। तेल है तो तेल निकाला, बाकी चीजें निकाली। अब आप देख लीजिए, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पकड़ा गया, लेकिन हमला अफगानिस्तान में कर दिया। अमेरिकी सरकार ने बार बार स्पष्ट, अस्पष्ट या अतिरंजित खतरों को युद्ध के औचित्य के तौर पर इस्तेमाल किया। इस रणनीति ने सैन्य कार्रवाई के लिए जरूरी परंपरागत जांच पड़ताल को बाईपास किया और यही तरीका बाद में ईरान और अफगानिस्तान में भी अपनाया गया। सभी जगहों पर एक ही तरह की घटना देखी गई। इसलिए अमेरिका पर सवाल उठते हैं, क्या अमेरिका का वो पैटर्न जिसके जरिए वो दूसरे देशों में घुसता है, वो है क्या? हर बार एक ही फॉर्मूला, लेकिन लोकेशंस अलग अलग। आइए देखते हैं कैसे करता है ये, मोडस ऑपरेंडाई क्या है इसका। किसी भी घटना को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे, उसके बाद मीडिया में शोर मचाएंगे कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। फिर कहेंगे हम शांति चाहते हैं, हम डील करना चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते हैं, डील हो जाए तो फिर मजा आ जाए। फिर क्या होता है कि अक्सर बिना यूएन की अनुमति के उस देश में घुसकर हमला कर देते हैं, अटैक कर देते हैं और कहते हैं अमेरिकी विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत यही है। दुनिया के कई देशों में आज वॉशिंगटन पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, फिर अपने हित के लिए रास्ते खोलता है। चाहे वो ईरान में 1953 का तख्ता पलट हो, इराक में विनाशकारी हथियारों के नाम पर हमला हो, अफगानिस्तान में 20 साल की मौजूदगी के बाद अचानक वापसी हो, या फिर लीबिया और सीरिया में बदलती नीतियां हो। अमेरिका पर अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि उसने अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ गद्दारी की। रक्षा जानकार मानते हैं कि अमेरिका के लिए स्थायी दोस्त नहीं बल्कि स्थायी हित मायने रखते हैं।
जब तक कोई देश उसकी रणनीतिक जरूरतों को पूरा करता है तब तक उसके रिश्ते यूएस से बहुत मजबूत बने रहते हैं। लेकिन जब हालात बदल जाते हैं तो अमेरिका भी बदल जाता है। हालांकि अमेरिका और उसके समर्थक इसे यथार्थवादी कूटनीति बताते हैं, मतलब जैसी जरूरत वैसी कूटनीति, वैसी डिप्लोमेसी। अब इसके लिए आतंकियों से हाथ मिलाना है तो अमेरिका उसमें भी गुरेज नहीं करेगा। लेकिन विरोधियों की नजर में यह भरोसे की राजनीति नहीं है बल्कि हित की राजनीति हो जाती है। और यही वजह है कि दुनिया के कई हिस्सों में अमेरिका की भूमिका को लेकर बहस आज भी जारी है। इतिहास ये नहीं कहता कि अमेरिका हमेशा से गलत था, लेकिन इतिहास ये जरूर कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति ने बार बार झूठे बहाने, हेराफेरी, धोखे और गद्दारी का सहारा लेकर युद्ध की शुरुआत की। हां, नतीजा कुछ भी रहा हो, कहीं से भागना पड़ा, कहीं हारना पड़ा, कहीं से पैकअप करना पड़ा, लेकिन अमेरिका इन सब चीजें सबक भी नहीं लेता है। अमेरिका ने हमेशा से किसी घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। कभी पूरी तरह कहानी गढ़ी गई और फिर देश में घुसने की कोशिश की गई, फिर शांति के नाम पर वार्ता की चाल चली और फिर हमला कर दिया। और यही अमेरिका की रणनीति है और जिसका नतीजा इन दिनों आप देखिए, मिडिल ईस्ट की तस्वीरें हैं जहां किस भयंकर तरीके से लड़ाई चल रही है। ये ताजा तस्वीरें मिडिल ईस्ट से आई हैं जहां ईरान के पलटवार के बाद पूरे जीसीसी में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। जरा फुल स्क्रीन आपको दिखाते हैं। For the fifth straight day, the sky as Israel's air defense system intercepted. For the fifth straight day, the sky as Israel's air defense system intercepted. देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।